हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8। ओके, रिटर्न, रिस्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम कि रिटर्न क्या आते हैं फंड के, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपका रिटर्न परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं फंड की। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। देखो, सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। सपोज किसी म्यूचुअल फंड में आपने आज 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, वो कितने हो गए, सपोज 7 साल बाद वो हो गए आपके 2,000। ठीक है, तो अब ये आप कैसे निकालोगे कि आपको कितने परसेंट रिटर्न मिला हर साल। ठीक है, कैसे निकालोगे, 2,000 जितने वो हो गए डिवाइड बाय 1,000। ठीक है, की पावर 1/7। ये क्या है, 7 7 साल -1 इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2,000 बाय 1,000 की पावर 1/n। ठीक है, 1/7 -1 इंटू 100। ठीक है, चलो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे होगा रिटर्न कैलकुलेट, 2,000 डिवाइड बाय 1,000 डेट इज 2। ठीक है, की पावर 1 second, how can we set the power, की पावर 1 divided by 7। just a second, पावर 1 डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये आ गया -1। ओके, मल्टीप्लाई 100। सो डेट इज योर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, हर साल 10% से आपका पैसा कंपाउंड हुआ है कि 7 साल में आपका पैसा डबल हो गया। ठीक है, नाउ वापस चलते हैं। ठीक है, आया समझ। ठीक है, तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2,000 डिवाइड बाय 1,000 की पावर 1/7 1/n -1 इंटू 100। ठीक है, क्या आ गया हमारा 10.40 ऐसे समथिंग आया था कुछ। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब देखो ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क इन ए स्कीम, इक्विटी स्कीम्स। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आ जाता है आपका, देखो फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले होता है फंडामेंटल एनालिसिस में होती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ मतलब सबसे पहले देखेंगे हम इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमी कैसा कर रही है। ठीक है, अगर उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, GDP अच्छा कर रही है, ठीक है, GDP ग्रोथ। ठीक है, अगर उस कंपनी की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, देन उसके बाद हम देखेंगे सेक्टर। ठीक है, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, सपोज IT सेक्टर अच्छा कर रहा है, या
फार्मा अच्छा कर रहा है, ठीक है, या ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, ठीक है, जो भी सेक्टर अच्छा करेगा हम वो सेक्टर देखेंगे। फिर उस सेक्टर में कंपनी देखेंगे कि कंपनी कौन सा अच्छा कर रही है। कंपनी सपोज ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो ऑटो सेक्टर में मारुति अच्छा कर रही है, ठीक है, या हीरो मोटोकॉर्प है अच्छा कर रही है, ठीक है। तो ऑटो के जो शेयर्स हैं उनमें देखेंगे फिर हम कि, या एस्कॉर्ट्स, ठीक है, मतलब जो भी है। तो ऑटो के शेयर्स में फिर हम देखेंगे कि इनमें कौन सा शेयर अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इकोनॉमी, देन उसके बाद इंडस्ट्री, देन उसके बाद कंपनी। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या होता है आपका, अर्निंग्स पर शेयर दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट जो आपका इनकम स्टेटमेंट में कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या आ गया, हर शेयर को कितना प्रॉफिट मिला, डेट इज अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट पर शेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, पी रेशो। पी मतलब प्राइस, प्राइस कौन सा, मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या है, डेट इज योर मार्केट कैप, मार्केट कैप बाई प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप है शेयर प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ठीक है। सपोज रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 1000 और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100, ठीक है, और उसने प्रॉफिट कमाया सपोज 1000, ठीक है, 1000 उसने प्रॉफिट कमाया इस साल। तो क्या हो गया, 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 क्या आ गया, 100, ठीक है, पीई, ठीक है। पी रेशो क्या आ गया आपका 100। तो क्या बता रहा है ये, जो आपका मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना, सपोज जैसे रिलायंस का प्राइस 1000 चल रहा है, ठीक है, 1000 चल रहा है, तो वो क्या है, वो अर्निंग्स के 100 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो जो मार्केट की जो वैल्यू है उस कंपनी की, वो उसकी प्रॉफिट की 100 गुना है, समझ रहे हो, ये बता रहा है पी रेशो, ठीक है ना। क्या बता रहा है पी रेशो, कि मार्केट वैल्यू कंपनी की, मार्केट वैल्यू कंपनी की 100 टाइम्स है किसके, प्रॉफिट के। जितना कंपनी ने साल में प्रॉफिट कमाया उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके कंपनी की मार्केट वैल्यू निकल के आई है, जितने पे कंपनी खरीदेगी, मतलब जितने के पे कंपनी कोई खरीदेगा, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू निकल के आई है, डेट इज कॉल्ड पी रेशो, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर में क्या आ जाता है, कंपनीज नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ मतलब जितनी कंपनी की वैल्यू बुक्स में है, ठीक है। बुक्स में कैसे वैल्यू निकलेगी, एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी इज नेट वर्थ, नेटवर्थ, ठीक है। सपोज फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर प्राइस की 10 रुपये, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं सपोज 10 लाख, ठीक है। तो नेटवर्थ क्या आ गई कंपनी की, 100 लाख, 100 लैक्स, ठीक है ना। कंपनी की नेटवर्थ क्या आ गई, 100 लैक्स। तो बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, नेटवर्थ क्या आ गई, ये नेटवर्थ आ गई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब जितने ये शेयर्स है 10 लाख, 10 लाख। तो हमारी बुक वैल्यू क्या आ गई, 10 रुपये, ठीक है, ये हमारी 10 रुपये कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय नेटवर्थ, ठीक है। दिस इज एन इंडिकेटर हाउ मच ईच शेयर इज वर्थ एज पर कंपनीज ओन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। तो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में
कंपनी के शेयर की वर्थ क्या है वो दिखाएगी ये चीज़, नेटवर्थ बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर देन प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस सपोज 1000 चल रहा है और जो हमने बुक वैल्यू निकाली है अभी 10 रुपये। ठीक है, तो कितना हो गया 100। तो बुक वैल्यू के कितने गुना चल रहा है प्राइस, 100 गुना, 100 टाइम्स। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू, इसने हमें क्या बताया कि हमारा मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के कितने गुना चल रहा है। ठीक है, देन डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, देखो डिविडेंड डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है, डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड रिटर्न, डिविडेंड रिटर्न होता है। ठीक है, अगर एक सेकेंड, डिविडेंड होता है अगर शेयर ने, अगर कंपनी ने 2 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख में से एज अ डिविडेंड के रूप में बांट दिए, तो कंपनी ने क्या दिया है 20% डिविडेंड। ठीक है, अब सपोज कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है पर शेयर, है ना, और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है शेयर का 1000 रुपये। ठीक है, सपोज रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1000 रुपये और कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/100, 2/1000 इंटू 100। ठीक है, डेट इज 0.2%। ठीक है ना, डेट इज डिविडेंड यील्ड। और यील्ड, ठीक है ना, यील्ड मतलब रिटर्न ऑन मार्केट प्राइस। ठीक है ना, नाउ डिविडेंड यील्ड हो गया। टेक्निकल एनालिसिस, डेट इज डिफरेंट अप्रोच। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो हम चार्ट के बेस पे करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज ऐसे प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है मार्केट का। अब हमने देखा कि मार्केट का प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, देन यहाँ पे रुका, फिर बढ़ा। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, ऐसे चल रहा है मार्केट का प्राइस, यहाँ रुका, फिर चला, फिर रुका, फिर चला, फिर रुका। तो अब की बार जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इस लाइन के पास, ठीक है, इस लाइन के पास हम क्या देख रहे हैं, सपोर्ट है। ठीक है, इस लाइन के पास क्या देख रहे हैं हम, सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब कि जब जब प्राइस इस लाइन के पास आया है, यहाँ से टकरा के फिर वापस ऊपर गया है। ठीक है, फिर वापस जब भी इस प्राइस इसके पास आएगा, हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से टकरा के वापस से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मतलब अगर हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो आगे फ्यूचर में भी ऐसा होने की संभावना है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू बताते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट क्या हो गई, ये जो हमारी सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस क्या हो गई, जहाँ से ये ऊपर से टकरा के आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद नाउ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, ग्रोथ एंड वैल्यू। ठीक है, अब देखो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टर। अब सपोज दोनों में अंतर क्या है समझो, ग्रोथ में और वैल्यू में। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें हाई ग्रोथ है। हाई ग्रोथ इन द सेंस री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है कंपनी और उस पर ज़्यादा रिटर्न कमा रही है। ठीक है ना, डिविडेंड ना देने के बजाय। ठीक है, ग्रोथ कंपनियां मैंने आपको समझाया था पहले भी वीडियो में कि ग्रोथ कंपनियां क्या होती हैं, तो उसमें भी हाई ग्रोथ। देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है सपोज आपने आज 1000 रुपये लगाए। ठीक है, 1000 रुपये लगाए, 1000 पे आपको हर साल 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये ये मिल रहे हैं हर साल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, आपका फिक्स रिटर्न है। ठीक है, 2 रुपये। लेकिन वहीं आपने आज 1000 रुपये लगाए तो आपको एक साल, पहले साल मिले 2 रुपये, फिर मिले 4 रुपये, फिर मिले 8 रुपये, फिर मिले 16 रुपये ये। ठीक है,
तो जिस भी स्पीड से बढ़ रही है ये है आपका ग्रोथ। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ग्रोथ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जो इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करे, ठीक है ना, जो हर साल ऐसे करके ग्रोथ दे रही है, मतलब बढ़ रही है, हर साल ज़्यादा रिटर्न दे रही है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या हो गया? कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसके खिलाफ कोई न्यूज़ वगैरह आई या कुछ हुआ उसमें, और उसका प्राइस गिर गया, इस गिरे हुए प्राइस पे वो शेयर उठा लिया, ठीक है, ये सोच के कि वापस से अपनी वैल्यू पे आएगा ये। इस शेयर में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये शेयर और ऊपर जाने का मतलब ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। ये वही नॉर्मल ग्रोथ है कि मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। इस शेयर में क्या होगा? ये शेयर बढ़ेगा आज 2%, फिर 4%, फिर 6%, ठीक है। और इस शेयर का क्या होगा? ये रोज़ 1%, 1%, 1%, 1% ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया ग्रोथ, ये हो गया वैल्यू। तो वैल्यू मतलब जब आपको कोई स्टॉक उस स्टॉक की कम वैल्यू पे मिले, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कोई शेयर आपको उसकी प्राइस से बहुत नीचे मिल रहा है, सपोज कोरोना का पेंडेमिक आया, सारे शेयर गिर गए थे, ठीक है, उस टाइम अगर आप कोई शेयर उठाते हो, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच मैंने तुम्हें समझाई है अभी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, ठीक है, इसे कहते हैं टॉप डाउन, इसे कहते हैं बॉटम अप। पहले कंपनी देखी, फिर इंडस्ट्री देखी, फिर इकोनॉमी देखी, ठीक है। नाउ डेट। डेट मतलब उधार, लोन, ठीक है ना, डेट इज डेट। तो आप लोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लोन आपको क्या करेगा? एक तरीके से इंटरेस्ट पे करेगा, डेट इज एफडी। सपोज आपने एफडी कर दी, डेट इज डेट। आपने आरडी कर दी पोस्ट ऑफिस में, डेट इज डेट, ठीक है। आपने किसी कंपनी को ब्याज पे पैसे दिए, डेट इज डेट, ठीक है। तो डेट क्या होता है आपका? लोन। द प्री स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड टेन्योर, ठीक है। डेट का क्या होता है? एक फिक्स टेन्योर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड, क्योंकि सपोज 7 साल में मैच्योर होगा, 10 साल में मैच्योर होगा, जिस समय आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिलती है, डेट इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है ना। और मैच्योरिटी अमाउंट। डेट सिक्योरिटीज़ कितने तरीके की होती हैं? कौन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा। हर कोई बॉन्ड इशू कर सकता है या डेट सिक्योरिटीज़ इशू कर सकता है। डेट सिक्योरिटीज़ में क्या आ जाते हैं आपके? सिक्योरिटीज़ इशू बाय गवर्नमेंट, डेट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसैक, ठीक है। और गिल्ट, ठीक है, गिल्ट बॉन्ड्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसके बाद टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, ऑन द बाय द इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के थ्रू इशूड होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को, ठीक है। आरबीआई इशू करता है टी बिल्स, और पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को। देन उसके बाद एफडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, इसको बोलते हैं एफडी। एफडी भी क्या हो गई आपकी? एक तरीके से डेट, जिसमें आपकी 7 दिन से लेके 1 साल तक की होती है, ठीक है। देन उसके बाद कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब कंपनीज, कंपनी के पेपर। कंपनी आपको एक पेपर इशू करती है, ठीक है, उस पेपर के बदले आप उसको पैसे देते हो, और उस पेपर पे लिखा रहता है कि वो आपको इतना इंटरेस्ट देगा, 7 या 10 या 11%, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स क्या हो जाते हैं? बॉन्ड्स मतलब एक तरीके का बॉन्ड है, ठीक है। उस बॉन्ड में क्या लिखा होता है? आपने आज हमें 10 लाख रुपए दिए हैं, या जो भी अमाउंट दिया है, इस पे हम आपको हर साल इतने परसेंट रिटर्न देंगे, सपोज 10%, ठीक है। इस पे हम आपको सपोज हर साल 10% रिटर्न देंगे, डेट इज़ कॉल्ड बॉन्ड। आप उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड क्या करता है? आपको हर साल 10% रिटर्न देगा, और एक फिक्स मैच्योरिटी के बाद, सपोज 10 साल या 20 साल या 15 साल या 5 साल या 6 साल या 1 साल, उसके बाद ये आपको देगा आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट 10 लाख, ठीक है। ये होता है बॉन्ड। नाउ उसके बाद इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, जो इंटरेस्ट रेट मतलब आपको मिलता है, ठीक है, रिटर्न के रूप में, डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सपोज ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, तो डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट 8%। ओके। क्रेडिट स्प्रेड, देखो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, एक तरीके से ये इस रिस्क होता है, रिस्क, ठीक है, रिस्क मेजर करने का तरीका। सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड आपको दे रहा है 5% रिटर्न, ठीक है, 5%, लेकिन उसके पीछे कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या मानी जाती है, मोस्ट सिक्योर्ड एंटिटी। ठीक है, गवर्नमेंट से ज़्यादा सिक्योर्ड कुछ नहीं होता। उसके बाद सपोज आपको कंपनी दे रही है, कंपनी ने आपको कोई पेपर दिया, कंपनी पे कम भरोसा है, गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा भरोसा है तो कम रिटर्न देगी, और कंपनी पे कम भरोसा है तो वो ज़्यादा रिटर्न देगी। सपोज कंपनी ने दिया आपको 8% रिटर्न, ठीक है, अब गवर्नमेंट दे रही है आपको 5%, कंपनी दे रही है आपको 8%, इसके बीच का जो डिफरेंस है 3%, डेट इज कॉल्ड 3%, डेट इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ गोल्ड। गोल्ड तो सबको पता ही है, गोल्ड में इन्वेस्ट होता है सोना। ग्लोबल प्राइस ऑफ गोल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ रुपी। देन उसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ रुपी, आपका रुपया कितना मजबूत है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आपके रुपये में ट्रेड होगा उतना ज़्यादा आपका रुपया मजबूत होगा। ठीक है, ये टोटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है आपका रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, रियल इस्टेट मतलब कोई ज़मीन ले ली, लैंड प्लॉट ले लिया, ठीक है, फ्लैट ले लिया, दीज आर ऑल कॉल्ड रियल इस्टेट। ठीक है, देन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, ठीक है, तो आपको लोन सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, लोन सस्ते में मिल जाता है तो क्या कहते हैं, लोग बाग ज़्यादा घर खरीदते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फिर आरबीआई आती है, इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा देती है, फिर लोग बाग लोन लेना बंद कर देते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, फिर उसके बाद लोन लेना बंद करा तो घर खरीदने बंद हो गए। ठीक है, यही चक्री चलती रहती है। फिर मेजर्स ऑफ रिटर्न, द रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग द कॉस्ट पेड। मेजर्स ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न के मेजर कैसे होंगे। देखो सिंपल सी बात है यार, किसी में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, किसी में आपने इन्वेस्ट किया है, अब इन्वेस्ट के बाद आपको क्या चाहिए, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कैसे निकालोगे, आपने सपोज 1,000 रुपये लगाए, 1,000 में आपने सपोज 100 रुपये टैक्स दे दिया, 10 रुपये ब्रोकर को दे दिए, आपके कितने लगे, 1,110। ठीक है, टोटल आपका 1,110 लग गया, आपको मिले कितने, सपोज 2,000 रुपये मिले। ठीक है, तो आपने कितने कमाए, 2,000 माइनस 1,110 डिवाइडेड बाय 1,110। ठीक है, ये आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, सिंपल रिटर्न, ये हो गया सिंपल रिटर्न। और फिर दूसरा हो गया CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। इन्होंने पता नहीं किस फॉर्मूले से दिया हुआ है, ये IV LV और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है यार। तो कुल मिला के सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। ठीक है, डेट इज कॉल्ड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है ना। उसके बाद स्कीम रिटर्न्स एंड इन्वेस्टर रिटर्न्स। ओके, अच्छा, स्कीम का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न दोनों अलग अलग हो सकते हैं। पूछो कैसे। सपोज़ कोई स्कीम है जिसकी NAV थी 24 रुपये जब मैंने इन्वेस्ट किया, और जब मैंने निकाली तो उसकी NAV हो गई 30। ठीक है, तो ये हो गया स्कीम का रिटर्न 6/24। अब जब मैंने 24 पे ख़रीदा, ठीक है, तो मैंने टैक्सेस पे करे, ब्रोकरेज पे करी, तो मुझे सपोज़ वो पड़ी 24.10 की या 24.20 की। ठीक है, 20 पैसे महंगी पड़ी, और वहाँ पे जब मैंने बेची तो मेरे को सपोज़ पड़ी वो 29.70। ठीक है, वहाँ पे सपोज़ 30 पैसे कम मिले मेरे को, और यहाँ पे मैंने 20 पैसे ज़्यादा दिए, तो टोटल मेरा कितने का लॉस हो गया, 50 पैसे का। ठीक है, तो मेरा अब क्या रिटर्न हो जाएगा,
इन्वेस्टर का जो रिटर्न होगा वो होगा 5.5, 5 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय किस पे, 24 रुपये पे। ठीक है, ये हुआ इन्वेस्टर का रिटर्न और वो हुआ स्कीम का रिटर्न। ठीक है, ब्रोकरेज और टैक्सेस कटने के बाद जो रिटर्न आएगा। नाउ ड्राइवर्स ऑफ रिस्क इन स्कीम, रिस्क इन म्यूचुअल फंड स्कीम, पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? हाँ, सपोज जो आपका म्यूचुअल फंड का मैनेजर है ना, मैनेजर है, उसने आपका कोई पोर्टफोलियो बनाया, वो जो आपका पोर्टफोलियो बनाएगा वो बनाएगा अपने व्यू के अनुसार। ठीक है, निफ्टी है, निफ्टी में जो शेयर्स हैं 50 शेयर्स, उनमें 1% के हिसाब से पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर उसी परसेंटेज के हिसाब से उन 50 शेयरों में आप अपने पैसे लगा दो तो आपका रिटर्न वही हो जाएगा जो निफ्टी 50 का रिटर्न है। ठीक है, उसमें से ब्रोकरेज और टैक्सेस निकाल दो तो देन उसके बाद ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो करता है वो इस परसेंटेज से छेड़ाखानी करता है। सपोज कोई शेयर नहीं लिया, उसने किसी शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उसे लगता है कि कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, कोई सेक्टर लगता है उसको कम परफॉर्म करेगा तो उस सेक्टर में कम इन्वेस्ट किया। ठीक है ना, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अब जब वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा तो उसमें रिस्क भी होगा। ठीक है ना, रिस्क होगा तो रिटर्न भी होगा। वो करता है ज़्यादा रिटर्न के लिए, ठीक है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। डेट इज़ कॉल्ड योर पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि स्कीम रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट कैन बिकम ज़ीरो। ओके, नाउ पोर्टफोलियो लिक्विडिटी। सपोज आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उस म्यूचुअल फंड में कोई ना बायर है ना सेलर है। ठीक है, तो आप किससे खरीदोगे और किसे बेचोगे? ठीक है, सपोज NAV है 24 रुपये, बायर खड़ा है आपका 20 रुपये पे और सेलर खड़ा है आपका 30 रुपये पे। ठीक है, तो अगर आप इसको मार्केट पे ख़रीदते हो तो आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, आप इसको बेचोगे तो आपका 20 रुपये में बिकेगा। तो अगर आप आज के आज खरीद के आज के आज ही बेच देते हो तो 10 रुपये का इंस्टेंट लॉस। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा, किसी उसकी NAV कैसे कैलकुलेट होती है म्यूचुअल फंड की? उसके टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, तो एसेट्स क्या हो गए उसके, जो उसने शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं, लाइबिलिटी जो उसको देनी है पेमेंट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड NAV। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ इन द स्कीम, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर एक तो वो अपना 20% से ज़्यादा जो उसकी नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स क्या हो जाएंगी, एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स मतलब नेट एसेट्स का 20% से ज़्यादा वो लोन नहीं लेगा, उसकी बोरोइंग 6 महीने से ज़्यादा का नहीं लेगा, 6 महीने से ज़्यादा का लोन नहीं लेगा। ठीक है, और जो लोन लेगा वो सिर्फ या तो डिविडेंड पे करेगा उनसे या शेयर बायबैक करेगा। ठीक है, यूनिट्स बायबैक करेगा। ठीक है, इन 3 चीज़ों के लिए सिर्फ वो लोन ले सकता है, 2 चीज़ों के लिए, वरना उसको लोन नहीं मिलेगा, 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगा और नेट एसेट्स के 20% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले समझो डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव्स का एक अलग पूरा NISM का मॉड्यूल है, NISM सीरीज 8 डेरिवेटिव्स। उसमें डेरिवेटिव्स पूरा खोल के बताया गया है, लेकिन इसमें शॉर्ट में समझो। डेरिवेटिव वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू किसी चीज़ की वैल्यू पर डिपेंड करती है। सपोज रिलायंस का शेयर है ना, रिलायंस के शेयर पे रिलायंस का डेरिवेटिव डिपेंड करेगा। ठीक है, रिलायंस का डेरिवेटिव, अगर रिलायंस का शेयर बढ़ेगा तो डेरिवेटिव बढ़ेगा, रिलायंस का शेयर घटेगा तो उसका डेरिवेटिव घटेगा। ठीक है, लाइक इट्स फ्यूचर और ऑप्शंस। ठीक है, ये हो गए उसके डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन।
तो अगर रिलायंस का प्राइस 1,000 रुपये चल रहा है और रिलायंस का फ्यूचर चल रहा है 1,100, ठीक है, तो अगर आपने रिलायंस बाय किया और रिलायंस फ्यूचर सेल किया, ठीक है, तो आपका रिलायंस में ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, रिलायंस फ्यूचर में नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, तो आपकी ये पोजीशन हेज हो गई। समझ रहे हो? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज़ होते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन हेज कर सके। हेज किस किस चीज़ में हो सकता है, डेरिवेटिव किस किस चीज़ में हो सकता है, शेयर्स, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट मतलब USD INR, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी, मेटल्स, इंडेक्स, वेदर एट्सेट्रा। ठीक है, डेरिवेटिव्स के टाइप फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। इसके बारे में डिटेल में है नहीं इसमें। ठीक है, क्या होता है हेजिंग अगेंस्ट रिस्क। रिस्क मतलब रिलायंस का शेयर आपने बाय किया, इसमें आपको डाउन साइड रिस्क है कि अगर रिलायंस का प्राइस नीचे चला गया तो मुझे लॉस होगा, तो आप क्या करते हो, उसका फ्यूचर सेल कर देते हो। फ्यूचर सेल कर देते हो, इसका मतलब आपको फ्यूचर, अगर रिलायंस का प्राइस नीचे गया तो आपको उसके फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। सपोज आपने किसी सेक्टर में ज़्यादा वेटेज दी हुई है, ठीक है, सपोज आपने मेटल सेक्टर में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 60% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप इसमें से 30% निकाल के ऑटो सेक्टर में डाल रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में आपका 10% ही था, तो अब ऑटो सेक्टर में हो गया 40%, इसमें हो गया 30%। ठीक है, डेट इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का मतलब होता है उधार लेना। सपोज आपके अकाउंट में 10,000 है और आपने पोजीशन उठा ली 1,00,000 की। ठीक है, अब जैसे ही उस 1,00,000 पे 10% गिरा, 10% गिरा, तो आपका लॉस, आपकी कैपिटल ज़ीरो। ठीक है, और ब्रोकर आपकी पोजीशन उठा काट देगा। ठीक है, डेट इज कॉल्ड लेवरेज, अगर आप कोई काम उधारी पे करते हो। ठीक है, और डेरिवेटिव में आपको लेवरेज मिल जाता है। अगर आप सपोज रिलायंस के 1,000 रुपये का शेयर है और उसके 100 शेयर बाय करना चाहते हो, ठीक है, 100 शेयर बाय करना चाहते हो, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1,00,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहीं अगर आप रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हो 100 शेयर्स का, ठीक है, तो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करा देगा 30,000 में। ठीक है ना, वो 70,000 ब्रोकर आपको प्रोवाइड करा देगा। ये होता है क्या कहते हैं, लेवरेजिंग। ठीक है, नाउ यूनिट होल्डर चर्न। चर्निंग किसको बोलते हैं, चर्निंग। ठीक है, चर्निंग बोलते हैं, देखो आसान भाषा में समझाता हूँ। सपोज आपने रिलायंस के 1,000 शेयर लिए, ठीक है, 1,000 शेयर लिए, कितने पे लिए, 1,200 पे लिए। अब रिलायंस का प्राइस अगले दिन खुला 1,300। ठीक है, आपने क्या करा, 500 शेयर बेच दिए, 500 शेयर बेच दिए। अब रिलायंस का प्राइस अगर 1,300 से नीचे जाता है, सपोज वापस से 1,200 आ गया, ठीक है, तो ये जो 500 शेयर आपने बेचे हैं इन पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, इन पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। अब आपने 1,200 पे वापस से बाय बैक कर लिए, वापस से बाय कर लिए 500 शेयर, तो आपके वापस से कितने हो गए, 1,000 शेयर। ठीक है, कितने पे हो गए, 1,200 पे। लेकिन बीच में आपने इन 1,000 शेयरों पे 100 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, कितने शेयरों पे, 500 पे। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये आपका जो प्रॉफिट आया है, ये आपका डे प्रॉफिट आया है, दिन का। आपकी होल्डिंग ऐसी की ऐसी रही। ठीक है, आपके इंट्राडे में जो दिन के दिन का प्रॉफिट आ गया वो आपका 50,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चर्निंग। अगर आपके पास किसी शेयर की अच्छी यूनिट्स हैं तो आप उसे सुबह बेच दो, ठीक है, और फिर जब गिरे तो फिर खरीद लो, डेट इज कॉल्ड चर्निंग। रिस्क इन इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड में रिस्क है ही, क्योंकि इक्विटी में कभी भी मतलब प्राइस नीचे जा सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिस्क। उसके बाद पोर्टफोलियो स्पेसिफिक। सेक्टर फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर। देन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड। थीमेटिक फंड्स जो किसी पर्टिकुलर थीमेटिक सेक्टर में, मतलब आर अ वेरिएशन ऑफ सेक्टर फंड्स आर द इंस्ट्रूमेंट थीम से इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये भी क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है,
देखो, थीमेटिक आर लेस रिस्कियर देन सेक्टर फंड बट रिस्कियर देन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड क्योंकि वो तो हर सेक्टर में इन्वेस्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में तो इन्वेस्ट है, लेकिन इसका कुछ पैसा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड में भी है, ठीक है ना, मतलब कुछ पैसा इसने हेज करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड क्या हो जाती है, जो मतलब मिड कैप कंपनी, उसमें एक तो होती है लार्ज कैप कंपनीज, एक होती है मिड कैप कंपनीज, एक होती है स्मॉल कैप कंपनीज, ठीक है ना। लार्ज कैप बड़ी कंपनियां, मिड कैप छोटी कंपनी, और स्मॉल कैप उससे भी छोटी कंपनी, ठीक है। सबसे कम रिस्की, उसके बाद रिस्की, उससे सबसे ज़्यादा रिस्की, ठीक है ना। तो मिड कैप फंड्स, इनमें हाई रिस्क हाई रिटर्न, इनमें वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न, इसमें लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक है ना। तो मिड कैप फंड्स जो मिड कैप कंपनी में स्मॉल करते वो इन्वेस्ट करते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स वो होते हैं, सपोज मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन रिलायंस का प्राइस गिर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको खरीदेंगे, समझ रहे हो, ये करते हैं उल्टा। अगर सब लोग उस प्राइस उसको बेच रहे हैं तो ये खरीदेंगे, ठीक है, और अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो ये उस चीज़ को बेचेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सपोज कोई शेयर है, रिलायंस है, रिलायंस में कोई न्यूज़ आई कि अंबानी ने ये कर दिया घपला, तो उसका शेयर सब बेचने लगे बेचने लगे बेचने लगे बेचने लगे, वो नीचे आ गया, 1,000 का शेयर सपोज 400 रुपये आ गया गिर गिर के, तो ये क्या करेंगे, उस 400 रुपये पे शेयर भर लेंगे वो, ठीक है ना, उस 400 रुपये पे शेयर भर लेंगे, और जब वो ऊपर वापस से जाएगा, इन्हें लगेगा कि वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गलती से गिर गई, तो जब वो वापस से बढ़ेगी तो फिर से इनका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड यील्ड फंड्स जो डिविडेंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, पोर्टफोलियो टर्नओवर, पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर है आपके, ठीक है। रिस्क इन डेट फंड्स, रिस्क इन डेट फंड मतलब अनलाइक इक्विटी डेट सिक्योरिटी आर रीपेबल ऑन मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी पे रीपे होते हैं, ठीक है ना। सपोज उससे पहले डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है ना, मैच्योरिटी सपोज 5 साल की है 6 साल की है, उससे पहले किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं मिली पेमेंट, ठीक है ना, डेट इज़ आल्सो रिस्की। क्योंकि यार देखो, रिस्की तो हर चीज़ है। आप सोच रहे हो गवर्नमेंट रिस्क फ्री है, बट गवर्नमेंट इज़ आल्सो रिस्की, बट कम रिस्की, ठीक है। देन उसके बाद शॉर्ट मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़ आ गई, जो इनकी मैच्योरिटी कम होती हैं, अप टू 91 डेज़। उसके बाद गिल्ट्स स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, जिनकी मैच्योरिटी फिक्स होती है, इनके नाम से ही पता लगता है यार सब कुछ, ठीक है ना। रिस्क इन हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है ना। मोर रिस्कियर देन इक्विटी, सॉरी लेस रिस्कियर देन ओनली इक्विटी फंड एंड मोर रिस्कियर देन ओनली डेट फंड, ठीक है। देन उसके बाद मंथली इनकम प्लान, मंथली इनकम प्लान क्या हो जाएगा, जो ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको हर मंथ कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है, लाइक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आ जाता है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड क्या होता है, ये छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते हैं, है ना, मार्केट की मिस प्राइसिंग से। मिस प्राइसिंग से मतलब सपोज NSE पे 1,000.10 चल रहा है, और रिलायंस का शेयर NSE पे, ठीक है, रिलायंस, और BSE पे चल रहा है 1,000.20, तो ये NSE से खरीदेंगे, BSE पे बेच देंगे, 0.10 का प्रॉफिट, ये ऐसे करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज फंड। रिस्क इन गोल्ड फंड्स, ठीक है, गोल्ड का प्राइस गिर गया तो रिस्क है। रिस्क इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट की वैल्यू गिर गई तो भी रिस्क है, ठीक है। नाउ मेजर्स ऑफ रिस्क, मेजर्स ऑफ रिस्क में क्या बताया इन्होंने, वेरिएंस, वेरिएंस इन रिटर्न्स। तो वेरिएंस क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इज रिस्क। वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, वोलेटिलिटी कैलकुलेट होगा, इन्होंने एक्सेल का फॉर्मूला बताया है आपको। एक्सेल में आप वेरिएंस लिखना और वो रिटर्न्स उसमें सेलेक्ट करना, जितने भी ये रिटर्न्स हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना, तो आपकी एक वेरिएंस वैल्यू आएगी निकल के। उस वेरिएंस वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है, सपोज आपका स्टॉक एवरेज रिटर्न दे रहा है 5% और इसका वेरिएंस आया 2%, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि ये अपने एवरेज से या तो 2% ऊपर भी रिटर्न दे सकता है या 2% नीचे दे सकता है,
या तो सपोज इसका रिटर्न 7% से 3% के बीच में रहेगा, ये बताता है आपका वेरिएंस, कि इसका रिटर्न 3% से 7% के बीच में रहेगा, 2% माइनस एंड 2% प्लस, डेट इज योर वेरिएंस। स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन भी आपका वोलेटिलिटी बताता है, ठीक है। बीटा सॉरी, बीटा क्या बताता है आपका, निफ्टी है, रिलायंस है, ठीक है। निफ्टी 1% बढ़ी, रिलायंस बढ़ गया 1.25, ठीक है, तो इसका बीटा क्या हो गया 1.25, ठीक है। निफ्टी बढ़ी 1%, रिलायंस बढ़ा TCS बढ़ा 0.8% ही, ठीक है। निफ्टी बढ़ी 1%, TCS बढ़ा 0.8%, तो इसकी क्या कहते हैं बीटा, इसका बीटा क्या हुआ 0.8, ठीक है ना। के बीटा क्या होता है, वो अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। निफ्टी 50 के शेयर निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा कर रहे हैं, अगर निफ्टी चढ़ी 1% तो निफ्टी 50 का कोई भी शेयर उठाओ वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसका बीटा हुआ। अगर निफ्टी 1% चढ़ी और रिलायंस 1.5% चढ़ा तो डेट इज़ बीटा 1.5, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आपको वापस आ जाएगी, ठीक है। वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी मतलब कितने % रिटर्न इनटू कितने टाइम में कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, ठीक है ना। मतलब सपोज आपने 1,000 रुपये दिए, ठीक है, पहले साल आपको 50 मिले, फिर 50 मिले, फिर 50 मिले, ठीक है, फिर 50 मिले, तो ऐसे कर मतलब सोचो आपको 100 मिल रहे हैं, 100 पकड़ लेते हैं एग्जांपल, 100, ठीक है। देन उसके बाद 1,100 10वें साल में, ठीक है, तो आपका पैसा कहाँ रिकवर हो रहा है 10 साल में, 10 साल में आपका पैसा रिकवर हो रहा है, डेट इज़ वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग मतलब उसमें कितना रिस्क है, क्रेडिट रेटिंग कौन देता है, आपकी रेटिंग एजेंसी, लाइक क्रिसिल हो गया, है ना, क्रिसिल हो गया, और आपकी इकरा हो गई, ठीक है, मूडीज़ हो गई, ये क्या देते हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग देते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, ठीक है, वो ईमानदार कितना है, ठीक है ना। बेंचमार्क एंड परफॉर्मेंस, बेंचमार्क मतलब जैसे निफ्टी, ठीक है, बेंचमार्क कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क हो गया एक निफ्टी और उसके अंदर का शेयर हो गया, जैसे मतलब कि रिलायंस, ठीक है, शेयर है रिलायंस का, बेंचमार्क क्या है निफ्टी, ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड बेंचमार्क, ठीक है। वो किस चीज़ का पार्ट है, ठीक है, बेंचमार्क ऑफ डेट स्कीम्स रिकमेंडेड बाय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, ICICI सिक्योरिटीज एंड NSE, ठीक है। चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, ये सब बेकार की चीज़ें। स्कीम टाइप मतलब निफ्टी 50 किस टाइप की स्कीम है, डाइवर्सिफाइड है, बेंचमार्क इंडेक्स है, किसी निफ्टी 50 के शेयर्स पे डिपेंड है, ठीक है। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप स्मॉल कैप में। चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, आप किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है ना, हाई रिस्की लो रिस्की पोर्टफोलियो, ठीक है ना, तो कुछ नहीं है ये। उसके बाद ये आ जाते हैं सेबी की कैटेगरी डेट स्कीम्स की। तो कौन कौन से डेट फंड होते हैं, एक तो ओवरनाइट फंड जो एक रात के होते हैं, लिक्विड फंड जो हाईली लिक्विड फंड होते हैं 3 दिन 7 दिन के, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड मतलब कि जो RBI वगैरह निकालते हैं, फिर लो ड्यूरेशन फंड जो छोटे ड्यूरेशन के फंड होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनेमिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो कंपनी निकालती है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क फंड जो हाई रिस्क फंड होते हैं और हाई रिटर्न देते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद हाइब्रिड फंड आ गए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव मतलब जो ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है ना, हाई रिटर्न के चक्कर में हाई एग्रेसिव होते हैं, नाम से पता लग रहा है। बैलेंस्ड मतलब इक्वली बैलेंस्ड है, और कंजर्वेटिव जो बच के चल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, हाई रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रखा। गोल्ड ETF, गोल्ड ETF एक तरीके से पब्लिक से पैसा लेके गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, तो जैसा गोल्ड रिटर्न देगा वैसा गोल्ड का ETF रिटर्न देगा, ठीक है। इंटरनेशनल फंड, कुछ फंड ऐसे होते हैं जो आपका पैसा बाहर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, US में, ठीक है। सपोज US मार्केट में कोई पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है,
डेट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फंड, जो बाहर मार्केट में कहीं फंड आपका इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। शार्प रेशो, शार्प रेशो आपका क्या बताता है कि आप कितना रिटर्न चाहिए आपको 1 रुपये के रिस्क पे, ठीक है। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपको उस 1 रुपये के रिस्क के बदले रिटर्न कितना मिल रहा है, ये क्या बताता है आपको, शार्प रेशो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोज़ आपको आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है 10% रिटर्न, ठीक है। आपका बैंक की एफडी दे रही है 7% रिटर्न, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जो इसका स्टैंडर्ड एविएशन है, जो बताया था ना अभी कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड एविएशन, कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा, सपोज़ वो 2% है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन के बाद ये पता लगेगा कि फॉर एवरी 1% यू टेक रिस्क, फॉर एवरी 1 रुपये रिस्क हाउ मच रिटर्न यू विल गेट, ठीक है। फॉर 1 रुपये रिस्क के लिए आप कितना रिटर्न में आपको मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड शार्प रेशो। टेन्योर रेशो, टेन्योर रेशो क्या बताता है, ये आपको बताता है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। वो रिस्क प्रीमियम कितना है, ठीक है ना, रिस्क फ्री रेट से कितना ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। सपोज आपका रिस्क फ्री रेट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है आपका सपोज 4%, ठीक है ना, और आपको मिल रहा है सपोज 12%, ठीक है ना। तो आपको रिस्क प्रीमियम कितना मिल रहा है, 8%। ये जो कैलकुलेट करता है ये करता है टेन्योर रेशो, ठीक है। आर एस माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीटा। अल्फ़ा क्या बताता है आपका, अल्फ़ा बताता है हायर बीटा और लोअर बीटा स्टॉक्स, मतलब मार्केट से कंपेयर करके, ठीक है ना, मतलब किस तरीके का रिटर्न आपको कौन सा स्टॉक देगा, ठीक है। अल्फ़ा मतलब यार एक तरीके का बीटा ही है, ठीक है ना, कि कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। ट्रैकिंग एरर क्या हो गया, ट्रैकिंग एरर हो गया सपोज आपने निफ्टी 50 के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिटर्न निफ्टी 50 वाला मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हल्का बहुत ट्रैकिंग एरर आ जाता है, सपोज़ आप बिल्कुल उसी हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर सकते उतनी परसेंटेज में, ठीक है ना, क्योंकि शेयर का प्राइस है और उसमें आपको मिनिमम इन्वेस्ट कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग एरर, ठीक है ना। ये हो गए इसके क्वेश्चन। फिर चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं अगली अगली क्लास में, ठीक है। चलो।